नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाफट से अपना आंसर लगाएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपसे कितना जीके आता है। तो दोस्तों भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। यदि हम कौन कौन से जोन हैं उनकी बात करें, ठीक है, तो जोन सेकंड से लाकर जोन 5 तक, ठीक है, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन 4 और जोन 5, ठीक है, ये 4 भूकंपीय जोखिम अंचल हैं। और दोस्तों सबसे कम खतरे वाला जोन कौन सा है, तो सबसे कम खतरे वाला जोन जो है वो जोन 2 है, और सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन जो है वो जोन 5 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों, किन देशों के समूह को वेनिलक्स देश कहा जाता है। दोस्तों वेनिलक्स देश ये कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग देश के समूह को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्चुअल में दोस्तों जो वेनिलक्स देश या फिर वेनिलक्स नेशन है, ये 3 पड़ोसी देशों का एक आर्थिक संघ है, ठीक है। 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से बेल्जियम का बीई और नीदरलैंड का एनई और लग्जमबर्ग का यहां से क्या आ जाएगा, तो लग्जमबर्ग का आ जाएगा LUX, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा वेनिलक्स। तो याद रखना है आपको, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग इन 3 पड़ोसी देशों का एक आर्थिक संघ है वेनिलक्स देश या फिर वेनिलक्स नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकपाल शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों जो लोकपाल शब्द है इसका अर्थ होता है लोगों का रक्षक। क्या होता है, लोगों का रक्षक इसका अर्थ होता है, ठीक है। लोकपाल जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्या क्या, लोक, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग भी बोल सकते हैं। तो लोक धन पाल, पाल का मतलब क्या होता है, रक्षक होता है, ठीक है। और दोस्तों लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1963 में किया गया था, और लोकसभा सदस्य थे, उनका नाम था श्री लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है, उनका नाम क्या था, तो लक्ष्मीमल सिंधी इनका नाम था। और सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग इन्हीं ने किया था 1963 में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो लोकपाल विधेयक है, ठीक है, ये किस वर्ष पेश किया गया। तो लोकपाल विधेयक जो है ये 1968 में पेश किया गया था। कब, 1968 में पेश किया गया था। तो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग यदि मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देता हूं तो वो इंफॉर्मेशन आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन वही फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज भारत में सबसे पहले कहां आरंभ किया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर में आरंभ की गई थी, ठीक है। कहां पर, राजस्थान का एक जगह है नागौर, ठीक है, यहां पर लागू की गई थी। और ये कब लागू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी, ठीक है। तो पंचायती राज को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो दोनों राज्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था। ये क्वेश्चन भी अभी SSC के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है ये ग्रीक भाषा में किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रीक लोगों ने भारतीय नदियों और शहरों के अपनी भाषा में नाम रखे थे, ठीक है। जैसे एक अपना मथुरा शहर था, उसका नाम इन्होंने रखा था मोटुरा, ठीक है। और एक जो अपनी सिंधु नदी है इसका नाम इन्होंने इंडस रखा था। झेलम नदी का नाम क्या रखा था, हाइडेस्पीज रखा था। इसी प्रकार से
जो भारत है इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, इंडिया कहा था। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक नाम है ये ग्रीक भाषा में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के आकस्मिक निधन के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो दोस्तों जो अकबर हैं, ठीक है, इनको मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था कहां पर, कालानौर में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कालानौर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पंजाब के अंदर स्थित है। ठीक है, जनवरी 1556 में, मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं, जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में, भवन का नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, भवन का नाम क्या है, तो दीन पनाह भवन उसका नाम है। और इस भवन में स्थित एक लाइब्रेरी यानी कि एक पुस्तकालय था। ठीक है, और इसी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही जो बैरम खान के संरक्षण में अकबर को, ठीक है, बैरम खान के संरक्षण में अकबर को केवल 14 वर्ष की आयु में कालानौर जो कि पंजाब में है, यहाँ पर अकबर का राज तिलक करके उसको बादशाह घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दोस्तों मुगल काल में पुलिस बल का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था कोतवाल। क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तुर्की देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों जो तुर्की देश है इसका राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 9 क्वेश्चन, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है। तो दोस्तों जो नेपाल है इसका राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है, वॉलीबॉल जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। और देखो दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल जो है इसको नेपाल का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था? तो 23 मई, ठीक है, 23 मई 2017 को घोषित किया गया था। यदि हम बात करें कि बेस वॉलीबॉल के पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या था, तो वॉलीबॉल के पहले जो नेपाल है इसका राष्ट्रीय खेल दांडीव्यू हुआ करता था। ठीक है, दांडीव्यू इस प्रकार से खेला जाता है जैसे हम इंडिया में अपने देश में गिल्ली डंडा खेलते हैं। ठीक है, तो यही पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल था, लेकिन वॉलीबॉल अब जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। और इसको कब अपनाया गया या फिर इसको कब घोषित किया गया, तो 23 मई 2017 को घोषित किया गया। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहा जाता है? दोस्तों खगोलीय इकाई जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में AU कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है AU यानी कि खगोलीय इकाई। और ये दूरी लगभग कितनी होती है दोस्तों? ये दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। इसे ही स्थायी मानकर सौरमंडल की अन्य दूरियों को मापा जाता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों केंद्र में राष्ट्रपति शासन, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन जो है ये किसी भी समय पर लागू नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 356, ठीक है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है जो कि राज्यों में लगाया जाता है, केंद्र या संघ में नहीं लगाया जाता। ठीक है, यदि हम बात करें केंद्र या संघ में तो इनमें क्या लगता है, तो इसमें लगता है अपना राष्ट्रीय आपात। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात जो है ये केंद्र में युद्ध, वाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। और इसका उल्लेख यानी कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। याद रखना, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और राज्यों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और वो किस राज्य में स्थित है, इसके संदर्भ में हमें गलत कथन का चयन करना है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है जैतापुर ऊर्जा संयंत्र, ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र, ये राजस्थान के अंदर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर सी पे लिखा है कैगा ऊर्जा संयंत्र और ये कर्नाटक के अंदर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है नरोरा ऊर्जा संयंत्र और ये लिखा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों
ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नरोरा ऊर्जा संयंत्र है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, तो ये कथन गलत है और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। तो दोस्तों जो 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं ये आपको याद होना चाहिए, कहाँ पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कितने दिनों तक? तो दोस्तों यदि राज्यसभा उस धन विधेयक पर 14 दिनों तक कार्यवाही नहीं करता तो उसको अपने आप पारित मान लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 109 का 1। ठीक है, और इस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में ये धन विधेयक पारित हो जाने के बाद में कहाँ जाता है? तो ये जाता है राज्यसभा में। ठीक है, और राज्यसभा यदि 14 दिनों के भीतर उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता तो राज्यसभा के द्वारा ये धन विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाएगा। ये वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन का श्रवण कहाँ से होता है? दोस्तों जो ग्रोथ हार्मोन है इसका श्रवण कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, या फिर इसको ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखना, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और यह ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो यह हमारे ब्रेन में, यह हमारे मस्तिष्क में होती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका वजन भी कई बार पूछा जाता है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसका वजन कितना होता है? तो 0.5 ग्राम जो है इसका वजन होता है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संसद में शून्यकाल यानी कि 0 आवर का समय क्या होता है? दोस्तों संसद में शून्यकाल या फिर 0 आवर का जो समय है ये दोपहर 12 बजे से, कब? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल या फिर 0 आवर कहा जाता है। इस अवधि के दौरान सदस्य बिना किसी अनुमति या फिर बिना किसी पूर्व सूचना के सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी इन सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्यवाही भी चाहते हैं। ये होता है 0 आवर, जो कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे भारत में प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ियां किस राज्य में बनाई जाती हैं? दोस्तों जो कांजीवरम साड़ियां हैं ये बनती हैं तमिलनाडु राज्य के अंदर। कहां पर? तमिलनाडु राज्य के अंदर बनती हैं। और देखो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी बनती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बनारसी साड़ी कहाँ पर बनती हैं? उत्तर प्रदेश में बनती हैं। और मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सुना होगा चंदेरी की साड़ी काफी ज्यादा फेमस है। तो बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर, चंदेरी साड़ी जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर, और जो कांजीवरम की साड़ियां हैं ये तमिलनाडु के अंदर बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 बार। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 85, और अनुच्छेद 85 यह उपबंध करता है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक, ध्यान से सुनना, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह उपबंध करता है अनुच्छेद 85, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हब्बल क्या है? तो दोस्तों जो हब्बल है यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है। ठीक है, क्या है? यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दूरबीन जो है ये 1990 में बनाई गई थी और यह अंतरिक्ष के पिंडों और ग्रह को देखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, श्रवणम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों जो श्रवणम चतुर्भुज योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में। कब की गई थी? 2001 में की गई थी। ठीक है, और किसके शासनकाल में की गई थी? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन जरा से पूछे जाते हैं। तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और ये जो योजना है ये देश के 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली परियोजना है। ठीक है, 4 महानगर कौन कौन से हैं?
तो दोस्तों 4 महानगरों में एक दिल्ली है, ठीक है, दूसरा मुंबई है, तीसरा कोलकाता है और चौथा चेन्नई है। इन 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है। इसकी टोटल यदि हम लंबाई की बात करेंगे तो 5846 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। और ये परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और ये पूरे संसार की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो दोस्तों जो श्रीहरिकोटा द्वीप है आपको बताना है ये किस झील के किनारे स्थित है या फिर किस नदी के मुहाने के समीप में स्थित है। दोस्तों जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये स्थित है पुलिकट झील के किनारे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, आप लोग जानते होंगे। और ये किस झील के किनारे स्थित है, तो ये पुलिकट झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर यानी कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ये फैक्ट भी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। दोस्तों समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है, ताइवान है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब तो इंडिया ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है जोधपुर में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है हुसैन सागर झील। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये झील यदि पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद इनको जो है जुड़वा शहर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। नंबर 25 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम कई फैक्टों को समझेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि भारतीय संसद की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, किस लिए हुई थी। दोस्तों भारतीय संसद की जो प्रथम संयुक्त बैठक है ये हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, ठीक है, याद रखना अब तक केवल 3 बार ही संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है भारत के अंदर। पहली जो संयुक्त बैठक है ये 1961 में, ठीक है, और किस लिए बुलाया गया था ये अधिवेशन, तो दहेज विरोधी अधिनियम के लिए ये अधिवेशन बुलाया गया था, ठीक है। किसके कार्यकाल में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये बैठक हुई थी। और दूसरी संयुक्त बैठक हुई थी 1978 में बैंकिंग आयोग विधेयक हेतु, ठीक है, किसके कार्यकाल में हुई थी, तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुई थी। और तीसरी संयुक्त बैठक जो है ये 2002 में हुई थी और आतंकवादी विरोधी विधेयक हेतु ये बैठक बुलाई गई थी। किसके कार्यकाल में, तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये बैठक, ये अधिवेशन बुलाया गया था, ठीक है। तो ये अब तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। किस लिए और कब और किसके कार्यकाल में, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि ये जो संयुक्त अधिवेशन या फिर ये संयुक्त बैठक है ये कौन बुलाता है, तो एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 108, ठीक है, और इसका प्रयोग करके संसद की जो संयुक्त बैठक है ये राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इस संयुक्त बैठक की या फिर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये जीके के रूप में सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, हो सकता है आपके एग्जाम में आपकी किस्मत अच्छी हो तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाए, स्क्रीनशॉट ले लें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में या फिर जो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो उनके बारे में, ठीक है, आप डिटेल भी लिख सकते हैं
हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। 100 में से 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमारे चैनल को विजिट करते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं यही बोलूँगा कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और पुराने वीडियोज़ देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।